गई। टीवी पर जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। जन जन की आवाज। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर ईश्वर की देन इस जिंदगी के हर दिन की शुरुआत करें ईश्वर की आराधना के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आरती रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ जन टीवी पर। ज्योति कलश छलके
छलके। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम चर्चा करेंगे बजट कैसा हो, क्या आम जन की अपेक्षाएं हैं, क्या पिछले जो बजट हैं वो राहत दे पाए। लंबे समय बाद एक ऐसा अवसर मिलेगा कि आम बजट और रेल बजट दोनों मर्ज करके जेटली पेश करेंगे और मोदी सरकार का यह चौथा बजट होगा 2014, 15, 16 और 17। क्या राहत मिल सकती है, नोटबंदी के बाद का बजट है और यूं देखें तो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का बजट है, जिसमें पहला चरण भी 3 दिन बाद होने वाला है। हालांकि ईसी और कोर्ट के आदेश के बाद बजट को तो परमिशन मिल गई है, लेकिन 5 राज्यों के लिए कोई विशेष घोषणाएं नहीं कर पाएंगे। बेशक मत करिए, लेकिन आम जन जो है उसको जो राहत मिलेगी उसका लाभ आज नहीं तो कल उन 5 राज्यों के नागरिकों को भी मिलेगा। सरकार के पास में एक तुरुप का पत्ता ये बजट है, तो इस बजट को समीक्षक किस दृष्टि से देखते हैं, आम जन की क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह की अपेक्षाएं हैं, वो हम आपको दिखाते भी रहेंगे और हम पैनल के साथ जुड़ करके जानना भी चाहेंगे कि क्या उम्मीद करते हैं। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि रिमेनिंग 2 इयर्स जो टाइम है अब मोदी सरकार के पास में, 3 साल अब कंप्लीट कर लेंगे मई में, तो कुछ राहत की उम्मीद की जानी चाहिए। और
इसी साल के अंत में प्रमुख 2 राज्यों में फिर चुनाव होना है, गुजरात और कर्नाटक। वहां की भी अगर हम बात करें तो चुनाव पूर्व का बजट इसे कहा जा सकता है। बड़े राज्य हैं जिसमें प्रतिष्ठा सरकार की जुड़ी हुई है। बीजेपी कर्नाटक में वापसी की कोशिश करेगी और गुजरात में अपने आप को मेंटेन रखेगी, उसके प्रयास पूरी करेगी कि हमारी सरकार लगातार 2000 से जब से बनी आ रही है तब से रेगुलर करे। खैर चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ पंकज गिया साहब इस वक्त हैं, समीक्षक और टैक्स एक्सपर्ट। रुचि भार्गव जी हमारे साथ में हैं। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बजट से कुछ खास उम्मीदें पाले बैठे हैं लोग, तो क्या वास्तव में ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पिछले जो बजट है वो की तर्ज पे अभी की बार भी थोड़ा ठगावा सा महसूस हो सकते हैं? देखें, यो तो देश को बहुत कुछ दिया होगा सरकार ने, लेकिन एक आम जन की अपनी अपेक्षा होती है कि इंडिविजुअली एक आदमी को क्या मिल रहा है। बजट से बहुत अपेक्षा है लोगों को, खासकर मध्यम वर्गीय लोग और इसके अलावा आम जन को ये अपेक्षा है कि अब क्योंकि मोदी सरकार का करीब करीब मध्य इंटरवल है और उन्होंने करीब करीब 2.5-3 साल पूरे कर चुके हैं, उनको आशा है जितनी भी उनको एक्सपेरिमेंट करने थे वो सारे एक्सपेरिमेंट पूरे हो चुके और अब सबको कोई विश्वास में लेकर, आम जनता को विश्वास में लेकर उसको कुछ बेनिफिट मिले। अगर हम व्यापारियों की बात करें, व्यापारियों को इस बजट से बहुत उम्मीद है। उनको उम्मीद है कि कुछ अच्छी सब्सिडीज आनी चाहिए, टैक्स रेट का रैशनलाइजेशन होना चाहिए। उनको साथ के साथ ये भी उम्मीद है कि बाहर से जो अनवांटेड इंपोर्ट आ रहा है और जिसकी वजह से इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रसित है, उस इंपोर्ट पर थोड़ी बहुत रोक लगे, कस्टम ड्यूटीज का रैशनलाइजेशन हो। आम जनता ये चाहती है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जिस तरीके से उनके रोटी रोजगार आदि पर फर्क आया है, कोई बेनिफिट सरकार द्वारा अनाउंस किए जाए, इनकम टैक्स की स्लैब कम से कम 5 लाख रुपए की जाए। साथ में ये भी चाह रहे हैं कि जो जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है और सब्सिडी खत्म की जा रही है उसका वापस से रिवर्सल हो, सब्सिडी या महंगाई को कंट्रोल किया जाए, लेकिन सब्सिडी जो नेसेसरी है, हम हर चीज कॉमर्शियल एंगल से नहीं देख सकते। आज रेलवे को देखें, जो कि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे का बजट इसमें मिक्स कर दिया गया है। रेलवे ने एक कॉमन एयरलाइंस या जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसकी तरह सर्ज प्राइसिंग कर दी है। 10% टिकट खाली बेसिक रेट पे देगी, उसके बाद के टिकट हर बार रेट बढ़ाते हुए देगी। तत्काल में तत्काल, प्रीमियम तत्काल। एक आम आदमी सफर करना भी चाहे तो उसके लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। हम फर्टिलाइजर को देखते हैं, वहां पर सब्सिडी कट की जा रही है। हम पेट्रोल डीजल को देखते हैं, आपने मार्केट रेट पे लिया है और क्रूड की रेट, इंटरनेशनल रेट जो है वो गिरती जा रही है, बट हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं और उसका रिपर्सल इफेक्ट होता है, हर जगह महंगाई बढ़ती है। तो अभी इनिशियली मैं खाली इतना कहना चाहूंगा, आम जन इस समय बहुत ज्यादा त्रसित है, उसको बहुत दिक्कत महसूस हो रही है और वो चाहता है ये बजट एक तरीके से उसके लिए भानुमति का पिंडारा हो, उसको रिलीफ मिले, उसको टैक्स रिलीफ मिले, आम जनता को रोजगार के अवसर बढ़े, रोजगार मिले। आज अगर आप रोजगार एम्प्लॉयमेंट का रेशो देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बहुत तेजी से बढ़ा है। पर्टिकुलरली पिछले 6 महीने में बहुत ज्यादा रिट्रेंचमेंट हुआ है। तो आम जन इस बजट को बड़ा आशान्वित निगाहों से देख रहा है। चलिए रुचि जी हमारे साथ में। रुचि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक आम चर्चा है कि बजट हमारा आ रहा है और एक उम्मीद भी करते हैं, एक फेस्टिवल की तरह से यूज किया जाता है इसे भी कि बजट आने वाला है, हमें राहत मिलेगी, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। और एक महिला दोहरी भूमिका अदा करती है, अपने पेशे से भी और उसके अलावा एक परिवार की भी जिम्मेदारी होती है। तो किस तरह की उम्मीद करते हैं इस बजट से? एक तो जैसा किया साहब ने कहा कि टैक्स स्लैब में चेंज आना ही चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि जितना कमाते नहीं है उससे ज्यादा टैक्स पे करते हैं या फिर सेविंग्स में लगा देते हैं
जो पॉसिबल नहीं होता एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। उसको अपने बच्चों को पढ़ाना भी है और ज़रूरतें भी पूरी करनी है। दूसरी चीज़, पेट्रोल और डीजल के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, वो उस पर इस बजट में कुछ प्रावधान होना चाहिए कि वो ना बढ़े, क्योंकि बेसिकली महंगाई बढ़ती वहीं से है। फिर पेट्रोल डीजल महंगा होता है और फिर बाकी चीज़ें महंगी होती हैं। बहुत सारी चीज़ों पर सर्विस टैक्स है, जो ज़रूरी चीज़ें रोज़मर्रा के काम में आती हैं, उन पे भी हमें सर्विस टैक्स देना होता है। तो मुझे लगता है वहाँ भी हमें कुछ राहत मिलनी चाहिए। और इसके अलावा महंगाई को कम करने का क्या प्रयास किया जाना चाहिए, वो देखना चाहिए सरकार को। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है अभी हमारे लिए। जी, महंगाई पे लगाम लगे। पंकज जी, मेरा आपसे एक सवाल है। यहाँ पे सब्सिडी देनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं, खासकर अगर राजनीतिक दल हैं, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स पेयर्स पे टैक्स तो लादे जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज या कई लोग कहते हैं खैरात बांटने की जो एक हमारे यहाँ एक आचरण इस तरह का किया जा रहा है। अभी मैनिफेस्टो जो जारी हो रहे हैं 5 राज्यों के, क्या वास्तव में इस पे सरकारों को गौर नहीं करना चाहिए बजट में कि ये आप स्टेट्स में भी दे रहे हो, इसी तरह से सेंट्रल में भी देते हैं, क्या इस पे को लगाम लगनी चाहिए? देखिए, सब्सिडी एक दुधारी तलवार होती है। अगर सब्सिडी गलत रूप से दी जाए तो वो फिस्कल जो ऑटोनॉमी है या फिस्कल डेफिसिट है, उसको बहुत हद तक अट्रैक्ट करती है और हमारी अर्थव्यवस्था को खराब करती है जी। लेकिन अगर सब्सिडी को सही तरीके से दिया जाए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दिया जाए, आम जनता को सपोर्ट देने के लिए दिया जाए, तो उससे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, चौतरफा विकास होता है। आप एक तरीके से यूं मान लीजिए, कोई भी आदमी टैक्स देता है तो उसका मन ये रहता है कि अगर उसके टैक्स का सदुपयोग दिखता है उसको, तो वो टैक्स ज्यादा से ज्यादा और सही दिशा में देने की कोशिश करता है। लेकिन अगर उसके दिए गए टैक्स का उसको दुरुपयोग दिखता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये भाव उत्पन्न होता है कि ये मेरा टैक्स खैरात की तरह बट रहा है, जो अनवांटेड लोग हैं उनके पास जा रहा है, तो उसको दुख होता है कि मैं इतनी मेहनत करके जो टैक्स दे रहा हूं उसका दुरुपयोग हो रहा है। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। आज हम सब लोग अपना बेसिक एक इंश्योरेंस कराते हैं, या हम एक तरीके से अपना मोबाइल बिल का हर आदमी पेमेंट करता है, उसमें सर्विस टैक्स लग रहा है। अभी आपने बताया सर्विस टैक्स का, इस बजट में उम्मीद की जा रही है कि सर्विस टैक्स की जो वर्तमान दर 15% है, उसको बढ़ा के 16 या 18% कर दी जाएगी। इसका एक कॉन्स्ट इतना बड़ा इफेक्ट आएगा, क्योंकि सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, हर आदमी उससे ग्रसित हो रहा है। सरकार अपनी रेवेन्यू बढ़ाने की सोच रही है, लेकिन साथ ही साथ ये नहीं सोच रही कि जितना ज्यादा आप टैक्स बढ़ाएंगे आम जनता पर उसका जो भार बढ़ता जा रहा है वो कैसे कोप अप करेगा। तो सब्सिडी, वापस अपन अगर मूल प्रश्न पर आते हैं, सब्सिडी अगर हम सही तरीके से दें, वो देश का बहुत बड़ा विकास करती है, देश के विकास में बहुत सहयोग करती है। और अगर हम आज इंडिपेंडेंस से आज तक का देखें, तो आज हमने जो सब्सिडी पाई, चाहे फर्टिलाइजर पे सब्सिडी मिली तो उससे एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा। आज पेट्रोल डीजल पे कर्टेल्ड सब्सिडी थी, तो उससे जो महंगाई थी उसका स्पिरल इफेक्ट कम हुआ। आज सब्सिडी को हम नरेगा से जोड़ा, नरेगा को प्रोडक्टिविटी से जोड़ के अगर नरेगा में सब्सिडी देते हैं, नरेगा में खाली मट्टी डालना और मट्टी को हटाना है, उसमें अगर आप सब्सिडी देंगे तो वो बर्बादी है। लेकिन अगर उसको प्रोडक्टिव कैपेसिटी से जोड़ेंगे तो वो एक पॉजिटिव सब्सिडी है, जिससे देश का विकास होगा। तो सब्सिडी एक अच्छी चीज है, लेकिन 1 किलो में चावल देना, 25 रुपए में घी देना, या ऐसी और कोई चीजें हमको अनाउंस करना, ये एक गलत है। आपका कहने का अर्थ है कि व्यक्ति को इतना आप उसका एम्प्लॉयमेंट करिए, आप उसको इस काबिल बनाइए कि आपकी सब्सिडी की आवश्यकता नहीं, सब्सिडी आप उसको दीजिए, वहां पे दीजिए जब उसको रोजगार जनरेट कर सके वो और अपना काम चला सके। लेकिन जब उसमें ये हैसियत अगर होगी कि मैं खरीद सकता हूं, तो मुझे लगता है कि हर आदमी स्वाभिमानी होता है, उनको इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो महज एक वोट बैंक के लिए हम एक गलत पद्धति और आदत और डाल रहे हैं। मुझे ध्यान है कि 20-25 साल पहले लोग 3 साल पहले से बिल जमा कराना बंद कर देते थे बिजली का, कहते थे, खासकर हरियाणा की बात मैं कर रहा हूं, कि इलेक्शन आएगा और उस दौरान हमारे बिजली के बिल माफ हो जाएंगे। तो हम एक इस तरह का ढर्रा तैयार कर रहे हैं कि जो वास्तव में बड़ी और गाढ़ी कमाई का
जो पैसा है जो टैक्स पेयर्स के जरिए आता है या दूसरे टैक्स के जरिए आता है, जिसमें वो व्यक्ति भी हो सकता है कि जो 2 रुपए किलो चावल खरीद रहा है उसको भी कहीं न कहीं टैक्स देना पड़ सकता है। अगर वो सब चीजें, अगर ये पैसे का इस तरह से दुरुपयोग हो तो मुझे लगता है कि बजट पे भी सवाल खड़े होने लाजमी है और हो सकते हैं। आज रक्षा बजट है उसको बढ़ाइए, जरूरत हमारी, जैसे कि अभी कहा पंकज गिया साहब ने कि वो कहीं अगर उत्पादन में, इंफ्रा में, प्रोडक्टिविटी में, अगर यहां कहीं पे अगर सब्सिडी को आप यूज कर रहे हैं तो समझ में बैठती है कि नरेगा की बात करें, अगर परमानेंट एसेट्स कहीं पे तैयार होते हैं, सड़क बन रही है, आप नरेगा के मजदूर को आप एक टाइम पीरियड के लिए जहां पे जरूरत महसूस हो रही है कि चलो फैक्ट्री लेबर के रूप में हम काम ले सकते हैं या दूसरी जगह काम ले सकते हैं, तो वो समझ में बैठती है कि आप उनको और बढ़ावा दीजिए। लेकिन अभी इसकी भी बड़ी समीक्षा करने की जरूरत है। महज ये कह देना कि नरेगा का बजट हमने इतना बढ़ा दिया, लेकिन आप करने क्या जा रहे हैं, डिपेंड उस पर भी करता है। केवल ये नहीं कि हाँ नरेगा का बजट बढ़ गया और कहीं पे तो आप मजदूरी पूरी तरह से जो दे रहे हो उसको बेचारा पे कर रहा है, और कहीं पे बैठ करके जाके सो रहे हैं लोग और काम ही नहीं कर रहे हैं, जैसा वो मेट साहब का परिचित है। तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए, आप में काम की आदत भी होनी चाहिए, बदले में पैसा भी मिलना चाहिए। चलिए, कैलाश मित्तल साहब हैं और जयपुर सराफा व्यवसाय के लिए जाना जाता है, उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। मित्तल साहब, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले लंबे समय से सराफा व्यवसाय व्यापार के लिए तो जूझता रहा है और सरकार से भी काफी संघर्ष करना पड़ा, कुछ परिणाम आए और इस बजट से कुछ उम्मीद करते हैं? जी हाँ, देखिए ऐसा है, इस बजट से हमें उम्मीद तो है सरकार से काफी, क्योंकि सरकार ने हमारे पर एक्साइज का टैक्स लगाया। एक्साइज के अंदर हमारी काफी लंबी हड़ताल है, काफी नुकसान हुआ। इस नोटबंदी से व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है, सरकार में इसके अंदर में जो टैक्स है, जैसे गोल्ड इंपोर्ट पे जो टैक्स उन्होंने 10% कर रखा है, सिल्वर इंपोर्ट पे 10% कर रखा है, क्योंकि जो गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है उसके अलावा जो गोल्ड स्मगलिंग के द्वारा जो गोल्ड आ रहा है वो सबसे बड़ा देश के लिए खतरा है। क्योंकि जो गोल्ड इंपोर्ट के अलावा जो स्मगलिंग का सोना जो आ रहा है वो एक गलत हाथों से आ रहा है, जैसे टेररिस्ट के हाथों, आतंकवादियों के हाथों से वो सोना आ रहा है और उसका पैसा उनको लिक्विड मनी पैसा में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब तक इसे कस्टम ड्यूटी कम नहीं करी जाएगी तब तक देश के लिए भी नुकसान है और व्यापारियों को नुकसान है और आम जनता के लिए भी नुकसान है। तो सबसे पहले तो उनको कस्टम ड्यूटी कम करनी चाहिए, नहीं तो ये देश के अंदर में जो आतंकवादियों के पास जो पैसा जो नोटबंदी की थी उस सोने के रूप में उनका पैसा लिक्विड मनी यहाँ हो रहा है, क्योंकि मार्जिन मनी 10% से 12% डिफरेंस बाहर से उनको मिलती है। तो पहले ये होना चाहिए। एक दूसरा जो जीएसटी आ रही है उसको अंदर में किस तरह का टैक्स लेके आए, अगर ये क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक ऐसा बड़े वॉल्यूम का अमाउंट है, इस पर अगर टैक्स का स्लैब ज्यादा आएगा तो उसमें सरकार के अंदर में समझ लो व्यापारियों के द्वारा या आम ग्राहक के द्वारा चोरी का ज्यादा, कर की चोरी ज्यादा होगी, क्योंकि सरगर्म करने के लिए इसमें वॉल्यूम बड़ा है तो टैक्स का भी स्लैब बहुत नीचे होना चाहिए। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं। चलिए रुचि जी, वापस मैं आपके पास में आना चाहूंगा एक बार। कुछ ऐसे इश्यूज हैं सोशल सेक्टर से जुड़े हों या महिलाओं के लिए, कुछ ऐसा माना जा सकता है कि सरकार महिलाओं पे ध्यान तो काफी दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान भी ठीक है, एजुकेशन का आपको बजट बढ़ा दिया, कई जगह अनाउंसमेंट भी है कि 12वीं तक फ्री में, कॉलेज भी फ्री कर देंगे, आगे भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जरूरत जो महसूस करती हैं महिलाएं कि वास्तव में ये होना चाहिए। क्यों? दो चीजें देखिए, ये बजट 2 पार्ट के बीच का है, क्योंकि पहला नोटबंदी के करीब 3 महीने बाद में बजट आ रहा है और इसके बाद एक सितंबर तक लिमिट है हमारी, उससे पहले जीएसटी भी लागू करना होगा, तो जुलाई तक जीएसटी की उम्मीद है। तो दोनों को मद्देनजर बजट मुझे लगता है कि सरकार की एक्सरसाइज भी होगी। तो महिलाएं कुछ ऐसी उम्मीद करते हैं कि ना जीएसटी बर्डन बने और ना नोटबंदी जो है अब तक है, जैसे अभी मित्तल साहब ने कहा कि धंधों पे बहुत असर पड़ा है, घिया साहब भी कह रहे हैं कि बहुत सारी जगह इसका असर पड़ रहा है। तो महिलाओं को कुछ लगता है कि कुछ विशेष इस बजट में खासकर इस सेक्टर से जुड़ी जो चीजें हैं उसमें हमें अगर बेनिफिट मिल सके या उम्मीद करते हैं हम ऐसा हो? देखिए, मैं समझती हूँ कि महिलाओं के लिए जो प्रयास हो रहे हैं सरकार की तरफ से वो काफी सारे हो रहे हैं, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है या हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्या रूरल एरिया में वो सब चीजें इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं, जब तक वो सब चीजें नहीं देखी जाएंगी तब तक कितनी भी योजनाएं आप लागू कर लें या कितनी भी सरकार अनाउंसमेंट कर ले वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। पर ये बात जरूर है कि ये जो नोटबंदी हुई उसके बाद से न सिर्फ महिलाओं की बल्कि सभी की ये उम्मीद जगी है कि कर चोरी पर किसी तरह से रोक लगे और ब्लैक मनी जिसकी बात करते आ रहे हैं हम पिछले 3 साल से कि मोदी जी की सरकार इस पर कुछ नया करने वाली है, तो वो इस बजट में अब दिखना चाहिए कि ये कर चोरी किसी तरह से रुके या ब्लैक मनी जिस तरह से जनरेट हो रहा है वो रुके।
और बाकी जहां तक महिलाओं से रिलेटेड स्कीम्स का सवाल है, तो डेफिनेटली उनको रोजगार के चांसेस ज्यादा मिलने चाहिए, और जितने अभी हैं, और जो 33% रिजर्वेशन की हम बात करते हैं उसके भी प्रयास होने ही चाहिए। चलिए 33%, वो देखिए एक विधायिका का एक इश्यू है पार्लियामेंट में, जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी हमारे राजनीतिक दलों की, तब तक बहुत मुश्किल है। गया साहब, एक पहले दिन से ही जब बजट पहला पेश किया था 2014 15 जुलाई को मिस्टर जेटली ने, तब से बात चलती आ रही है कि काला धन पे हम लगाम लगाएंगे, एक बात। दूसरा, करप्शन को लेकर के भी चर्चा हर बजट में आती है, मैनिफेस्टो में तो सुनते ही आए हैं, बजट में भी इस बात का जिक्र आता है कि हम ट्रांसपेरेंसी के लिए ऑनलाइन पेमेंट या दूसरी चीजें, नोटबंदी का भी जो जिक्र है वो यही है। क्या माना जा सकता है कि इस दिशा में कुछ काम चल रहा है? देखिए, करप्शन, काला धन, ये एक ऐसे टर्म्स हैं जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। जी, करप्शन की आप बात कर तो डेफिनेशन ही अभी तक ये नहीं है, अभी तक की डेफिनेशन नहीं है हमारे पास। आप करप्शन की बात करते हैं, करप्शन के लिए आपने कहा कि हम डिजिटल इकोनॉमी में जाना चाहते हैं, कैश बिल्कुल बंद करना चाहते हैं। आप कैश तो बंद करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए कि आपने कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो ई वॉलेट के द्वारा होता है, क्रेडिट कार्ड के द्वारा होता है, डेबिट कार्ड के द्वारा होता है, उसमें जो भी मर्चेंट से 1 से 2% तक मर्चेंट फी ली जा रही है। 2% में तो व्यापारी अपना करोड़ों का बिजनेस कर लेता है और उसके बाद टैक्स करता है, और वो खाली कैश ट्रांजैक्शन के लिए 2% उससे मर्चेंट फी ली जा रही है। ये कहां तक जाए? अगर ये 2% या 1% मर्चेंट फी रही तो कोई भी आदमी देना पसंद नहीं करेगा, व्यापारी भी देना पसंद नहीं करेगा, और वापस हमारा कैश ट्रांजैक्शन जो पुरानी लिमिट थी वापस उसी लिमिट तक बढ़ता जाएगा। हम करप्शन की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हर चीज हमने डिजिटलाइजेशन कर दी। आज भी चाहे असेसमेंट्स हो, आप इनकम टैक्स की बात करते हैं कि आपका नोटिस इनकम टैक्स का सीपीसी बेंगलोर से आता है, लेकिन असेसमेंट तो आज भी असेसिंग अथॉरिटी कर रहा है, वहां पर हमको जाना पड़ रहा है। अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो पिछले 2 साल में टैक्स टेररिज्म ज्यादा डेवलप हुआ है। हर चीज पे नोटिस आने लगा। जिस डीलर को कभी नोटिस नहीं आता था, अब साल में 20-20 नोटिस आने लग गए, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, कभी एक्साइज डिपार्टमेंट का, कभी सर्विस टैक्स का, कभी वैट का। तो हर डिपार्टमेंट एक ही आदमी के पीछे पड़ा है, वो है रजिस्टर्ड व्यापारी। जो अनरजिस्टर्ड है, जो सिस्टम से आउट है, उसके पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी के लिए हम कहते हैं कि ये एक ऐसा टैक्स रिफॉर्म आएगा, ऐसा टैक्स रिफॉर्म आएगा कि छोटे व्यापारी को खत्म कर देगा। आप जीएसटी में हर महीने के 3 रिटर्न हो गए, कॉम्पोजिशन स्कीम 50 लाख तक की है, छोटा व्यापारी कोप अप ही नहीं कर पाएगा। हर खरीद और बिक्री का बिल की विगत उसको ऑनलाइन अपडेट करनी पड़ेगी हर महीने। कैसे कर सकता है वो? कंप्यूटर हमारे यहाँ चलते नहीं है, लाइट आती नहीं है, नेट आधे टाइम डाउन हो जाता है।